हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुकी है। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी दोस्तों। और एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 भूगोल विषय पर भी हम कंप्लीट चर्चा कर चुकी हैं। इसकी भी आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी दोस्तों। तो जल्दी से जाइए और सारी वीडियो देखिए दोस्तों। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में आपको कक्षा 6 से कक्षा 12 तक सभी विषयों की एनसीईआरटी पुस्तकों की वीडियोस मिलेंगी दोस्तों। तो बनी रही हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल पर दोस्तों आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अध्याय 14 कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। ये हमारा अध्याय 15वां है दोस्तों। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं दोस्तों। हमारी चारों ओर वायु। ठीक है दोस्तों, तो आज वायु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम दोस्तों। ठीक है, देखिए, अध्याय 9 में हमने यह सीखा कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, तो अध्याय 9 अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो देख लीजिए प्लीज़ दोस्तों, ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। देखिए, लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? नहीं देखा दोस्तों, वायु को किसी ने नहीं देखा। बस उसकी होने की उपस्थिति का हमें ज्ञान हो जाता है। ठीक है, हमें समझ आ जाता है कि कहाँ वायु है, कहाँ नहीं। ठीक है दोस्तों, कहाँ होती तो हर जगह है, लेकिन कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं तेज, कहीं धीमी। ठीक है, देखिए, आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चित ही वायु की उपस्थिति कभी कई तरीकों से अनुभव की होगी दोस्तों। बिल्कुल की है, सभी ने की है। ठीक है, आगे देखिए, इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं, या कपड़े सुखाने वाली तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं, पंखे की चालू होने पर खुली पुस्तक की पृष्ठ आवाज करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव हो पाता है ना। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे को निष्पादन द्वारा अलग किया था दोस्तों? ठीक है, तो अगर आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 3 याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि अच्छे से आपको ये समझ आ जाए ना। आगे देखिए, निष्पादन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावित होती है दोस्तों। ठीक है, तो जो निष्पादन की प्रक्रिया है दोस्तों, वो बहती हुई वायु में अधिक मतलब तेजी से काम करती है। ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं क्या कहना चाहते हैं, अधिक प्रभावी होती है, एक ही बात है। आगे देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है दोस्तों, है ना। आपने क्या देखा, ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय में वायु बहुत तेजी से गति करती है ना, एक ही बात है, चलती है, गति करती है। कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है। तो बिल्कुल दोस्तों, उखाड़ ही देती है, क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। तो मतलब पेड़ होती है जो जिनकी जड़ें अधिक गहराई तक नहीं होती, तो वो उखड़ के गिर जाते हैं ना। आगे देखिए, कभी कभी तो ये, हाँ, या तो तथा छतों के ऊपर हिस्से को भी उड़ा ले जाती हैं दोस्तों। जैसे कभी कभी किसी घर में जो लोहे की चादर लगी होती है ना, चादर बोलती है या चादर बोलते हैं। और जैसे कि फूस के घर होते हैं, फूस की छतें होती हैं, उनको भी उड़ा ली जाती है। ठीक है, आगे देखिए, मिट्टी की दीवारें होती हैं, उनको गिरा देती है ना। सीमेंट की जो दीवारें होती हैं, उनको कम सपोर्ट होता है किसी चीज़ का, तो गिर जाती हैं, है ना। अच्छी से सपोर्ट होगी तो गिरती नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, क्या आप कभी फिरकी से खेले हैं? ये देखिए, फिरकी होती है, इससे आप कब खेले होंगे बचपन में काफ़ी बार। आप इसको बना भी सकते हैं घर पर भी, विभिन्न प्रकार की फिरकियाँ देखिए, है ना। आगे देखिए, क्रियाकलाप 1, आइए चित्र 15.2 में दिए गए निर्देशों से अनुसार अपने अपनी फिरकी बनाते हैं दोस्तों। फिरकी की डंडी को पकड़ी और इसे एक खुले क्षेत्र में विभिन्न विभिन्न दिशाओं में रखिए। इसे थोड़ा अ, आगे पीछे कीजिए, देखिए क्या होता है। क्या फिरकी घूमती है? फिरकी को कौन घुमाता है? क्या ऐसी वायु नहीं घुमाती? बिल्कुल घुमा रही, बिल्कुल घुमा रही है दोस्तों। ऐसी वायु के द्वारा ही घुमाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या आपकी बात सूचक को घूमते हुए देखा है? बात सूचक यानी कि ये ऐसा यंत्र होता है दोस्तों। ठीक है, ये हवा की गति और दिशा बताने वाला होता है। ठीक है दोस्तों, क्या आप, हाँ, चित्र 15.3 में यह उस दशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है। ठीक है दोस्तों, ये दिशा बताने वाला यंत्र होता है। ठीक है, आगे आप जानते हैं ये क्या है, मतलब कहाँ लगाया जा सकता है। ठीक है, किस धातु का बना होता है, ये सब आप जानते हैं क्या है। क्या वायु हमारी चारों ओर हर जगह उपस्थित होती है? बिल्कुल होती है। अपनी मुट्ठी बंद करें, इसके अंदर क्या क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए दोस्तों। कांच की एक खुली हुई खाली बोतल लीजिए, क्या यह वास्तव में खुली खाली है, या इसके अंदर कुछ है? अब इसे उल्टा कीजिए, क्या अब इसके अंदर कुछ है? तो वही दोस्तों प्रयोग करना है वायु की उपस्थिति को कब, है ना। देखिए,
अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में चित्र 15.4 के अनुसार डुबोइए। बोतल को ध्यान से देखिए, क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? अब थोड़ा अब सॉरी अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। क्या आप पानी की बोतल में प्रवेश करता है? क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते दिखाई देखते हैं या बुदबुदाहट सुनाई देती है? क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर अंदर क्या था? तो दोस्तों इससे हमें ये पता पड़ता है, काफ़ी महत्वपूर्ण और ज्ञान की बात है ये। खुली हुई बोतल से में आप अनुमान लगा रहे होंगे जैसे कभी कि भाई इसमें वो हवा नहीं है, तो बस आप गलती कर रहे हैं ना, उसमें हवा होती है दोस्तों, है ना। और वो हवा की उपस्थिति को इस प्रकार मतलब प्रदर्शित कर सकता है ना। आप ये मतलब प्रैक्टिकल करके घर पे देख सकते हैं कि इसमें हवा थी या नहीं। बिल्कुल खुली हुई बोतल है, फिर भी उसमें हवा का मतलब होना, इस प्रकार आप मतलब ज्ञात कर सकते हैं ना। हवा की उपस्थिति आप इसमें ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए, क्या आप पानी बोतल में प्रवेश करता? हाँ, ये आपने यहाँ कर लिया था, ठीक है। हाँ, आप सही है, यह वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी दोस्तों। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी। वास्तव में ऐसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी दोस्तों, है ना। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुआ भाग में पानी भर जाता है दोस्तों, है ना। ये कितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल रही हैं यहाँ से, ठीक है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है, ठीक है। इससे ये भी पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है ना। आगे देखिए, ये बोतल के पूरे स्थान से भर जाती है। यह हमारी चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता, यह हमें हम इसके आर पार देख सकते हैं। वायु रंगहीन होती है ना दोस्तों, इसका कोई रंग नहीं होता, हम इसके आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी होती है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है, ठीक है। जानते ही आपने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं आप ये बात, ठीक है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं दोस्तों, है ना। तो ये आपने पढ़ लिया है दोस्तों। आगे आप चाहें अच्छे से पढ़ना तो आप अध्याय पीछे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये पर्वतारोही है दोस्तों, ये किसी पहाड़ पर जाने वाला है या पहुंच चुका होगा या कुछ दूरी पर पहुंचा होगा, ठीक है। तो ये उपकरण लेकर जा रहा है ताकि मतलब उनकी सहायता से पर्वतों पर ठीक से चढ़ सके, ठीक है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तट से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है, ठीक है। क्या अब आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचाइयों पर पर्वतारोही ऊंची पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? चित्र 15.5 में देखें दोस्तों, ये देखिए, है ना। तो ये इसीलिए ले जाते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी जो वहाँ महसूस हो रही है उसकी मतलब ऑक्सीजन ले सकें, ठीक है दोस्तों। 15.2 वायु किससे बनी होती है? तो दोस्तों वायु किससे बनी है? ये देखिए, 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। 18वीं शताब्दी तक लोग क्या सोचते थे कि वायु में सिर्फ एक ही पदार्थ होता है, यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है, या नाइट्रोजन मान सकते हैं। देखिए क्या करें, प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है, ठीक है। 18वीं शताब्दी के बाद लोगों को ये पता चला कि वायु जो है अन्य गैसों का मिश्रण है, उसमें कई प्रकार की गैसें हो सकती हैं, ठीक है। आगे देखिए, डिपेंड करता है वो किस मतलब क्षेत्र में है, इंडस्ट्रीज एरिया में है या शुद्ध वातावरण में है, जंगलों में है, या गांव की जो क्षेत्र हैं वहाँ पर है, या किसी जो केमिकल्स फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पर है, या कोई चिमनी की भट्टी है वहाँ पर है दोस्तों। यानी कि अनेक प्रकार के स्थान अलग अलग हो सकते हैं, उन्हीं के हिसाब से वायु में जो कंपोनेंट्स जो गैसें हैं वो शामिल हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं यह मिश्रण किस प्रकार का है। आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। जल वाष्प, हमने पहले पढ़ा कि वायु में जल वाष्प विद्यमान होता है दोस्तों। जल वाष्प क्या होता है तो दोस्तों, तो जल वाष्प क्या होता है, तो जल वाष्प दोस्तों ये होता है जिसमें कि आप जानते ही हैं, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि जल वाष्प में जल की मात्रा होती है, जल की बूंदें होती हैं, जल का कुछ अंश होता है, ठीक है दोस्तों।
अब देखते हैं। हाँ, हमने यह भी देखा कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है। संघनित दोस्तों क्या होता है, तो एकत्रित होना है, ठीक है। और मतलब किसी पृष्ठ को पार करना भी कह सकते हैं। जैसे संघनित कि आपने उदाहरण पिछले अध्याय में पढ़ा है दोस्तों। जैसे कि आप किसी गिलास में बर्फ, गिलास को साफ करके एक अच्छे से उसमें बर्फ डालिए थोड़ा, और थोड़ी देर वेट कीजिए तो वो जो जल है गिलास की दूसरी सतह पर आ जाते हैं, जिससे जो संघनन की प्रक्रिया दोस्तों मतलब पता चलती है ना। आगे देखिए, तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देने लगती है, जो संघनन की प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है दोस्तों। जो प्रकृति में है, प्रकृति यानी कि जो हमारे जो आसपास जो वातावरण होता है उसमें जो जल चक्र की प्रक्रिया होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उसी के द्वारा इंसान को जो समुद्री जल है वो रिसाइकल होके उसके उपयोगी मतलब पानी के उनके उपयोगी जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है ना। समुद्री जल इंसानों के लिए उपयोग किया जा सकता है ना, इसी माध्यम के द्वारा। किसके माध्यम के द्वारा, तो जल चक्र के द्वारा। जल चक्र के द्वारा दोस्तों वर्षा होती है ना, और भी चीज़ें मतलब जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं पानी से जुड़ी हुई, ठीक है, वो होती हैं। पानी जल है ना, नीर एक ही बात है। तो दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, जल के पर्यायवाची शब्द को बताइए दोस्तों। मुझे तो मालूम है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जल के सभी प्रकार के पर्यायवाची शब्द दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश से लेकर और उर्दू वगैरह भाषा के भी आप शब्द शब्द बताएं, है ना, कमेंट में प्लीज़। देखिए, वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, इधर आना है अब हमें लेफ्ट में। ये देखिए कांच का गिलास, ठीक है, इस पर प्रयोग करना है दोस्तों, मोमबत्ती, ठीक है। तो ये देखते हैं, वायु में ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। क्रियाकलाप 3, अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां मेज पर लगाएं और उन्हें जला दें, ठीक है। तो इसमें से एक मोमबत्ती पर कांच का एक गिलास उल्टा करके रख दें दोस्तों, है ना। तो ये भी काफ़ी सरल प्रैक्टिकल है दोस्तों, आप घर पर प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और रख दें मोमबत्ती, दोनों मोमबत्ती को ध्यान से देखें, क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती हैं या बुझ जाती हैं, या बुझ जाती है। आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती गिलास से ढकी थी वह कुछ देर बाद बुझ जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। इसका कारण हो सकता है विचार, इसका कारण क्या हो सकता है, विचार कीजिए, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास में ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है, और मोमबत्ती जलने में कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आप समझ सकती है। क्योंकि देखिए वायु की जो प्रवाह था जो मोमबत्ती को जलने के लिए सहायक था, तो वो खत्म हो गया दोस्तों, है ना। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है दोस्तों, है ना। जो दूसरी मोमबत्ती थी उसको लगातार वायु मिलती रहती रहती है, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखिए, वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वह ऑक्सीजन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो जो वायु को जो मतलब खुले वातावरण में वायु खुले वातावरण में यानी कि वायु की उपस्थिति में जो मोमबत्ती जल रही थी वो बुझ गई। क्यों बुझ गई, क्योंकि उसको जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, ठीक है दोस्तों। तो ऑक्सीजन देखिए, जो आग आग के जलने के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है, इस चीज़ से आपको पता चलता है, इस प्रयोग से आपको पता चल गया होगा, है ना। तो देखिए, है ना, ये आगे कह रहे हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की देखते हैं, नाइट्रोजन की उपस्थिति के प्रयोग देखते हैं। मोमबत्ती को बुझाने के बाद भी क्या आपने यह देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष शेष रह जाता है ना। तो देखिए गिलास में जो वायु का एक बड़ा भाग रह जाता है, यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। कह रहे हैं कि जो वायु के कुछ अवयव होते हैं, अवयव माने कंपोनेंट्स, यानी कि उसमें जो वायु के जो अंग होते हैं उसमें जो मिश्रण होता है वायु में, वो आग को जलने में सहायक नहीं होते, ठीक है दोस्तों। तो वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोगी नहीं हुआ, नाइट्रोजन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो जो जिस वजह से मोमबत्ती नहीं जल पा रही थी, तो वो मतलब नाइट्रोजन है ना। तो देखिए
वायु में क्या क्या उपस्थित अभी तक हमने देखा क्या क्या उपस्थित होता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी दोस्तों, है ना। क्या कह रहे हैं, जब बंद कमरे में कोई पदार्थ जलता है तो आपने घुटन महसूस की होगी, घुटन महसूस होती है। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्रित होने के कारण हुई हुई जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण जलती है, ठीक है, कारण बनती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या साबित होता है कि हमें घुटन महसूस होने लगेगी, है ना। और मतलब दम घुटेगा हमारा। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं, कमरे में कहीं कोई चीज़ जला दें और जब हम यदि हम उसके अंदर हैं और हमें यदि घुटन महसूस हो रही है तो हम समझ सकते हैं कि कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है, या बढ़ी हुई है। ठीक है, आगे देखिए जो कहाँ पर थी, यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यह यह सलाह दी जाती है कि फसलों की अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है। तो देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, जो हरियाणा पंजाब जो क्षेत्र है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह जलाया जाता है क्या, तो खरपतवार, जैसे कि फसल होने के बाद जो फलाली बोलते हैं, जैसे फलाली बोलते हैं, फलारी या फलाली क्या बोलते हैं, अब अलग अलग जगह पे कुछ कुछ अलग बोलते हैं। ठीक हो, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को किसान जलाते हैं तो ये मना ही है, मतलब सरकार के द्वारा मना कर दिया जाता है ये न जलाएं, और जलाना भी है तो बड़ी अच्छे से, मतलब उसकी मतलब या डिस्ट्रॉय करें, किसी भी प्रकार के उसका प्रबंधन कर दें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसको जलाने से वायु प्रदूषण प्रदूषण होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, धुआं तथा धूल तथा धुआं, है ना। आगे देखिए, ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है दोस्तों, है ना। जो कह रहे हैं ईंधन तथा पदार्थों के जलने से क्या होता है, तो धुआं उत्पन्न होता है। आप जैसा कि हर जगह होता है ये आपने देखा है। ठीक है, धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं दोस्तों। जो धुआं होता है उसमें क्या क्या होता है, तो सूक्ष्म धूल के कण होते हैं, है ना, जो प्राय हानिकारक होते हैं। प्राय मतलब एक ही बात है, सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः हानिकारक होते हैं, है ना। इस कारण आप कारखाने में लंबी चिमनियां देखते हैं दोस्तों। इसी कारण आपने कारखानों में देखा होगा कि लंबी लंबी चिमनियां बना दी जाती हैं। क्यों बना दी जाती हैं, ताकि जो फैक्ट्री से जो धुआं वगैरह निकल रहा है वो काफ़ी ऊंचाई पर जाकर मतलब खत्म हो जाए, है ना, या हवा में मिल जाए, यानी कि जो नॉर्मल ऊंचाई तक वो ना रहे। अगर नॉर्मल ऊंचाई तक रहेगा तो पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, और यहाँ तक कि हमारे लिए भी हानिकारक होगा दोस्तों, है ना। तो आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना क्यों होती हैं। आप इस चीज़ों की वजह आप समझने लगे होंगे धीरे धीरे। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है ना। जिन भाई बंधुओं को पता नहीं है उनकी उनको ये जानकारी मिल गई है ना। छोटे छोटे बच्चे भी हमारी वीडियो देख रहे होंगे, उनको भी मतलब अगर मालूम नहीं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सॉरी अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम तो मालूम चल गया होगा, है ना। आगे देखिए, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नज़दीक ले जाते हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं कि हाँ हाँ, ये चिमनियाँ हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती हैं। यहाँ यहाँ छूट गया था ये, ले जाती हैं। लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नज़दीक ले जाती हैं। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहती है। कह रहे हैं कि वायु में धूल के कण हमेशा उपस्थित रहती है ना। तो ये तो आप समझ ही गए ना। आगे देखिए क्रियाकलाप 4, अपने विद्यालय घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए दोस्तों। अब कह रहे हैं अपने विद्यालय या घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए। सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दें तथा पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दें दोस्तों, है ना। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे का या खिड़की को बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिर्री के द्वारा कमरे में अंदर आ सके। जैसा कि आप देखते ही होंगे नॉर्मल किस प्रकार का कमरा होता है, जिसमें मतलब आपने कभी कभी देखा भी होगा, तो ऐसा आप जिसमें प्रयोग बता रहे हैं ऐसा आप कर सकते हैं ना। ठीक है, तो झिर्री की रूप में सूर्य का प्रकाश आए उस कमरे में, अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को आप सावधानी पूर्वक देखिए दोस्तों। तो ये देखने का वो बोल रहे हैं, इस प्रकार बोल रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ देखिए वायु में धूल के कणों की उपस्थिति का सूर्य के प्रकाश में अवलोकन ये यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ छोटे छोटे वायु में धूल के कण आपको नजर आएंगे, है ना। क्या आप यह देखते हैं कि सूर्य की किरणों में कुछ छोटी छोटी चमकीली कण तेजी से घूम रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये है,
ये कण क्या है? ये कण धूल के कण हैं दोस्तों, ठीक है। अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आती हुई सूर्य की प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं दोस्तों। आपने ये भी उदाहरण देखा होगा, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, यह दर्शाता है कि वायु में धूल की कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल की कण धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं ना। तो ये धूल के कण है ना, समय और स्थान के हिसाब से बदलते रहते हैं एक जगह। मतलब हर तरह की धूल के कण एक ही जगह नहीं हो सकती, या यूं कह सकते हैं एक ही जगह हर तरह की धूल के कण नहीं हो सकते, ठीक है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं, ठीक है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? वायु यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं, ठीक है। जो धूल के कण हमारी नाक में जाते हैं ऑक्सीजन लेते समय, तो उनको नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो रोक लेते हैं, और श्लेष्मा झिल्लियाँ होती हैं वो रोक लेती हैं ना। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा दोस्तों, एक छोटी सी मजाक वाली बात है। आपने अक्सर लोगों को नाक में उंगली डालते हुए देखा होगा, और वो क्या निकालती है नाक में, कि यही धूल के कण इकट्ठे होकर एक कचड़ा सा बन जाता है, तो निकालते हुए देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा, है ना। तो कुछ नहीं, ठीक है, आगे देखिए। अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा? तो हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे दोस्तों, है ना। इसलिए नाक से सांस लेने के लिए मतलब बोला जाता है, और इसलिए अधिकतर लोग नाक से ही सांस लेते हैं ना। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैस है, जल वाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं दोस्तों, है ना? आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? वायु में धूल के कण और जल वाष्प हमेशा विद्यमान रहते हैं ना। आगे देखिए, वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो अन्य गैसों का मिश्रण भी होता है दोस्तों, ठीक है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। क्या है? तथापि वायु की संरचना में वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। स्थानीय भिन्नता इस बात को कह रहे हैं दोस्तों कि शहरी जीवन में वायु कुछ अलग प्रकार की होती है, वहीं पर्वतीय इलाकों में वायु कुछ अलग प्रकार की होती है, रेगिस्तानी इलाकों में वायु कुछ अलग प्रकार की होती है, ग्रामीण इलाकों में वायु कुछ अलग प्रकार की होती है दोस्तों, है ना। वहीं जो होते हैं, जो इंडस्ट्रीज एरिया, फैक्ट्री वगैरह एरिया होती है, वहाँ की वायु में कुछ अलग प्रकार की भिन्नता होती है ना। तो ये अलग अलग होती है, ठीक है दोस्तों। यही स्थानीय भिन्नता बताई जा रही है, ठीक है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा हम देखते हैं वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा के बारे में क्या बोल रहे हैं, अधिक होती है दोस्तों, ठीक है। वायु में किन किन गैसों की मात्रा अधिक होती है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है दोस्तों। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती हैं, ठीक है। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ अन्य गैसें एवं जलवाष्प होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर चित्र बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है कितना, तो बिल्कुल छोटा सा भाग है, ठीक है। जल वाष्प एवं दूसरी गैसें कितनी है? हाँ, ये सॉरी क्या कह रहे हैं, ये जो गुलाबी भाग दिखाया जा रहा है, इसमें क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प और अन्य दूसरी गैसें, ठीक है। और ये हरा भाग है, ये ऑक्सीजन का है, और ये जो लाइट काला भाग है दोस्तों, तो ये नाइट्रोजन है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, इतनी परसेंट होती हैं अन्य गैसें और वायु नाइट्रोजन, ठीक है, मिश्रण और कार्य। पानी तथा मिट्टी में रहने वाली जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसी मिल पाती है? जो कह रहे हैं कि पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है? देखिए क्या है, कह रहे हैं क्रियाकलाप 5, किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए, इसको धीरे धीरे गर्म करें, ठीक है। किसी धातु या कांच के बर्तन में क्या लेना है? पानी, और उसे धीरे धीरे गर्म करना है। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार बोल रहे हैं। जल में वायु विद्यमान होती है, ठीक है। तो ये जल में वायु विद्यमान होने का एक प्रमाण मिल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, क्या आप छोटी छोटी बुलबुली जिस इससे चिपकी हुई देखते हैं? छोटी छोटी बुलबुली आप चिपकी हुई देखते हो, वही वायु होती है दोस्तों, ठीक है। चित्र 15.10, ठीक है। इसमें ये देखिए छोटी छोटी बुलबुलें दिखाए जा रहे हैं ना। तो दोस्तों ये भी प्रयोग घर पर ही किसी ने किया होगा, वो
चित्र देखिए एनसीईआरटी ने ले लिया, ठीक है। तो एनसीईआरटी में मतलब एक से एक बेहतरीन चित्र हैं, एक से एक बेहतरीन तरीके समझाने के लिए होते हैं, ठीक है। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं दोस्तों। क्या ये जो बुलबुले बन रहे हैं किस कारण बन रहे हैं? तो वायु में वायु के कारण, हाँ, जल में जो ऑक्सीजन होती है उसके कारण बन रहे हैं, ठीक है। जब पानी जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुले के रूप में बाहर आ जाती है। पानी जब आप पानी गर्म करते हैं तो जो उसमें घुली हुई वायु होती है ना, तो वो बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है, ठीक है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब पानी को और अधिक गर्म करेंगे तो पानी वाष्प यानी कि हवा में बदलने लगेगा, यानी कि गैस में बदलने लगेगा, ठीक है। जैसे आप देखते ही घर पर हमारी माँ बहनें जो करती हैं ना कोई भी काम, है ना, तो फिर जैसे चावल ही उबाल रहे हैं तो उसमें फिर एकदम गैस का बम्बार बनता है ना, वो उसको अचानक खोलते हैं तो हमारे हाथ भी जल जाते हैं। कभी कभी देखा होगा आपने, दाल चावल वगैरह बनाते थे, ठीक है। जैसे कि आप रोटियां होती हैं एकदम गोल रोटी, धूप आग में फूल जाती है। फिर जब उसको हम उसके दो भाग अलग अलग परतें हटाती हैं या उसमें छेद कर देते हैं तो जो गैस का बम्बार से निकलता है गर्म, तो वो भी जल वाष्प होता है, ठीक है दोस्तों। जो भाप जल की भाप होती है, ठीक है। आगे देखिए, काफ़ी अच्छी उदाहरण आपने सुन लिए, ठीक है। आगे देखिए, परिवर्तित होता है और अंततः उबलने लगता है दोस्तों। क्या उबलने लगता है? तो वही जल, ठीक है। हमने अध्याय 8 और 9 में पढ़ा कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं ना। तो वो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं किसके लिए? तो श्वसन के लिए, ठीक है। आप समझ रहे हो अच्छे से होंगे, ठीक है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है, क्या कहना है इसका, ठीक है। एनसीईआरटी का, जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों। वे सभी श्वसन क्रियाओं की आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते होंगे दोस्तों? तो भी जो मिट्टी में रहती है वो कहाँ से प्राप्त करते होंगे, ठीक है। तो वो मिट्टी में जो नमी होती है उससे ले लेते हैं ना। एक क्रियाकलाप एक वो सॉरी क्रियाकलाप 6, एक बीकर या कांच के गिलास में डूबी मिट्टी का एक ढेरा लीजिए, इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। चित्र 15.11 में देखें। अच्छा, 15.11 कहाँ है भाई? इधर होगा, ये नीचे देखिए, मिट्टी की में वायु, ठीक है। तो मिट्टी की वायु का परीक्षण कर रहे हैं। हाँ, क्या आप मिट्टी में बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु होती है, ठीक है। जब मिट्टी की ढीले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव तथा पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद तथा छिद्र बना लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं? मिट्टी के जो जीव जंतु होते हैं वो वो क्या करते हैं, जो मांद होती है मांद में छोटे छोटे छिद्र बना लेते हैं, ठीक है। मांद यानी कि बिल, ठीक है, छोटे छोटे बिल बना लेते हैं और उन्हीं से वो ऑक्सीजन ले ग्रहण करते हैं, ठीक है। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है, ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों व मादों में वायु की जगह पानी भर जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाली जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है दोस्तों, है ना। तो आपने अब आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि ये बरसात के वक्त छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े क्यों बाहर निकल आते हैं ना। अच्छे से समझ रहे होंगे ना, वजह यही है। आगे देखिए, क्या यही कारण है कि केंचुआ केवल भारी वर्षा के समय ही जमीन से बाहर आते हैं? बिल्कुल। और देखिए, कॉकरोच हैं और ये सर्प वगैरह हैं, नेवले हैं, खरगोश हैं और झींगुर हैं छोटे छोटे, और मतलब और भी अन्य प्रकार के जीव जंतु हैं। वो सब क्यों निकलते हैं बरसात के मौसम में ही? कीट पतंग क्यों बाहर निकलते हैं? तो आपने वजह साफ समझ ली ना। क्या आपने कभी सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का प्रयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित कौन करता है? प्रतिस्थापित यानी कि उसकी मैनेजमेंट यानी व्यवस्था और उसको उसकी निर्माण जो होता है ना, होता रहता है, वो क्यों कौन करता है? तो देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। अध्याय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है।
तो नहीं, मतलब आपने अध्याय 7 नहीं देखा तो जल्दी से देखिए दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा अपने साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं दोस्तों, है ना, इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे क्या करते हैं, तो अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में भी अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं दोस्तों। जो जो ऑक्सीजन वो उपयोग कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, उससे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं, अधिक ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, अधिक ऑक्सीजन वो प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं ना, इसलिए हम कह सकते हैं ऑक्सीजन पौधों के द्वारा बनती है, ठीक है। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधे के बिना जीवित नहीं रह सकते। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जंतु, जीव जंतु कोई भी है, ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता है ना। पौधे एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा आगे क्या कह रहे हैं, पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बन रहा है दोस्तों। क्या कह रहे हैं कि एक बार देखते हैं क्या कहना है इधर इधर। पौधों एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बन रहा है। क्या बन रहा है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पौधे एवं जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं दोस्तों। तो ये कह रहे हैं कि जो पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं, तो एक दूसरे से मतलब रिलेट है ना। तो जीव जंतु हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए महत्वपूर्ण है, और पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करती हैं, तो वो ऑक्सीजन जीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो एक दूसरे से मतलब क्या है, तो दूसरे पर निर्भर है ना। आगे देखिए, अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीव के लिए एक वायु अत्यंत पृथ्वी पर जीवों के लिए या जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं। वायु के अन्य उपयोग भी हैं, बिल्कुल है दोस्तों। वायु के अन्य उपयोग क्या है, तो देखिए आगे देखने को मिलता है। क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है, बिल्कुल सुना है दोस्तों। 15.12 को देखिए चित्र, ये देखिए, इसको देखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये लकड़ी का बना हुआ है इसका पूरा फ्रेम, ठीक है, पवन चक्की, ठीक है। वायु पवन चक्की को घुमाती है, जो वायु है दोस्तों पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नौकों को खेने में, ग्लाइडर से पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। जो वायु है क्या करती है, नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट, हवाई जहाज को चलाने में मदद करती है, ठीक है। और कहाँ कहाँ काम आती है, आप उदाहरण में बताएं दोस्त, कमेंट में बताएं, सॉरी, आप कमेंट में बता सकते हैं, है ना। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण भी उड़ सकते हैं, कारण ही उड़ पाते हैं दोस्तों। जो कीट पतंग हैं दोस्तों, क्यों उड़ पाते हैं, तो वायु की उपस्थिति के कारण ही, ठीक है। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के पराग कणों को इधर उधर फैलाने में सहायता करती है दोस्तों। तो फूलों की पराग कण जो होते हैं उनको इधर उधर फैलाने में भी मदद करती है, ठीक है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या है, जो जल चक्र है दोस्तों, जो जल चक्र आपने देखा था पिछले अध्याय में, तो आप अगर नहीं देखा तो देख सकते हैं दोस्तों। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी अच्छे से समझाया गया है उसमें, ठीक है। तो जल चक्र के लिए वायु बहुत महत्वपूर्ण होती है, और जल चक्र हमारे जो इंसान के जीवन में जल की आपूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये मतलब एनवायरमेंट, पर्यावरण दोस्तों एक स्वतः एक क्रिया करता है, और स्वतः ही इंसानों, जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए मतलब अच्छा मतलब माहौल पैदा कर देता है, और उनके लिए सभी सुविधा उपलब्ध करता है। लेकिन इंसान जब पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करता है, उसके साथ मतलब नाइंसाफ़ी करता है, उसके साथ जो हस्तक्षेप करता है, तो फिर पर्यावरण इंसान को मतलब मज़ा चखा देता है। यानी ये कह सकते हैं कि इंसान को उसकी औकात याद दिला देता है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए, ये देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रमुख शब्द, ठीक है। वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु की संरचना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं और पवन चक्की दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण शब्द है। आपको इन्हीं मतलब हमने जो बुक पढ़ाई है इसमें ये महत्वपूर्ण शब्द आपको मिल गए होंगे, आप उनको
अपनी नोटबुक में लिख लें। ये परिभाषा है दोस्तों इनकी, ठीक है, इनकी परिभाषाएं हर जगह बताई गई, ठीक है। अब ये सारांश देख लेते हैं जल्दी से क्या है। तो देखते हैं सारांश, ठीक है। तो वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आप सब जानते हैं, आपने पीछे पढ़ा भी है ना। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, ठीक है। जो गतिशील वायु होती है, तेज में चलती है, उसको पवन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, वायु जगह घेरती है, ठीक है। जगह घेरती है, आपको कैसे पता चलेगा? तो वो बोतल वाला आपने उदाहरण देखा होगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। ये आपने उदाहरण देख ही लिया था, मिट्टी वाला उदाहरण करके, ठीक है, मतलब प्रयोग करके, ठीक है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण मिश्रण है। इसमें कुछ धूल के कण भी होते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक होता है। तो जो ऑक्सीजन है ना, ज्वलन के लिए सहायक होता है और ऑक्सीजन के लिए भी सहायक होता है, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, जो वायु की जो परत होती है बड़ी, उसमें अन्य प्रकार की गैसें होती हैं, वो वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको मालूम ही है और ज़रूरी भी है, ये सब पता ही है आपको, है ना। क्यों ज़रूरी है और किस किस चीज़ों में ये मतलब वायुमंडल हमारी रक्षा करता है, किस चीज़ के लिए, मतलब ठीक है। ये सब आपको पढ़ाया गया है और आप इसमें भी अपनी पढ़ाई है, ठीक है। आगे कह रहे हैं जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में घुली ऑक्सीजन यानी वायु, यानी कि ऑक्सीजन एक ही बात है, उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे से पर निर्भर करते हैं, तो ठीक है दोस्तों। तो ये बता रहे हैं, ठीक है। वायु में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। आगे देखिए ये दोस्तों, आगे यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ये कक्षा 6 के छात्रों के लिए है, जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे, ठीक है। ये वो इन्हीं क्वेश्चन आंसरों के जवाब देकर वो परीक्षा पास करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों पूरी देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक करें दोस्तों, हमारी वीडियो को शेयर करें दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों प्लीज़। थैंक यू।